So let us go ahead with next question. Question number 20. A body weighs 250 Newton on the surface of Earth. How much will it weigh halfway down to the center of Earth? Simple question है. Weight of a body on the surface WS ये कितना दिया हुआ है 250 न्यूटन. What will be the weight at depth और डेप्थ की वैल्यू कितनी दी हुई है r/2. हाफ वे डाउन मतलब क्या r/2. और के सेंटर से और के सरफेस तक का डिस्टेंस आप बोलते हो r है. तो हाफ वे डाउन मतलब डेप्थ इज r/2. दैट इज द आइडिया. तो अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस से वी हैव अ ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पे था तो उसका वेट आपको दिया हुआ है 250 न्यूटन. एंड हाफ वे डाउन मतलब बेसिकली इतने डिस्टेंस पे d इक्वल टू r/2 पे व्हाट इज द वेट. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. वेट इज इक्वल टू mg. मास तो सेम रहेगा. ऑब्जेक्ट चाहे सरफेस पे हो, ऑब्जेक्ट चाहे यहाँ पे हो, मास इज सेम. मतलब वेट इज प्रोपोर्शनल टू g. तो वेट एट डेप्थ d अपॉन वेट ऑन द सरफेस इज इक्वल टू gd/gs. अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेम्बर, हमने gd इक्वल टू 1 माइनस d/r इंटू gs ये लिखा था. तो देयरफॉर gd/gs इज इक्वल टू 1 माइनस d/r. इक्वेशन नंबर 2. तो फ्रॉम 1 and 2 gd/gs is wd/ws and it is also equal to 1 minus d/r. So therefore from equation number 1 and 2 आपको मिल जाएगा weight at depth upon weight on the surface is equal to 1 minus d/r. But depth कितना दिया है r/2. Therefore wd/ws is equal to 1 minus r/2 और r cancel. So you will get just weight at depth upon weight at surface is 1/2. So wd is ws/2. ws कितना था 250. 250/2 कितना होता है 125 न्यूटन. तो 125 न्यूटन. डन. ऑप्शन नंबर ए. सिंपल. द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. सिर्फ पिछले केस में आप एक ऑब्जेक्ट को और से नीचे लेके गए थे डेप्थ में. अब इसको आप लेके जा रहे हो एट हाइट. अ बॉडी वेग्स 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ. तो सरफेस पे वेट है 72 न्यूटन और आपको पूछा व्हाट इज द वेट एट हाइट. और हाइट कितना दिया है इक्वल टू हाफ द रेडियस. तो h इक्वल टू r/2 बोला है. तो सेम मेथड सेम है. वेट इज प्रोपोर्शनल टू g. तो wh/ws इज इक्वल टू gh/gs. अगर याद होगा तो ये आता है r/r प्लस h स्क्वायर. 1 माइनस 2h/r नहीं लिया क्योंकि हाइट ज्यादा है. व्हेन द हाइट इज मोर देन यू टेक r/r प्लस h का स्क्वायर. तो wh/ws इक्वल टू r/r प्लस h. लेकिन h इज r/2. तो r/2 का स्क्वायर. तो देयरफॉर wh इक्वल टू r/3r/2 का स्क्वायर और ws कैंसल एंड कैंसल. तो 2 स्क्वायर इज 4/9 और ws की वैल्यू थी 72. 1 एंड 8 फॉर द 32. तो 32 न्यूटन. ऑप्शन नंबर 32 बराबर है 8 फॉर द 32. नेक्स्ट क्वेश्चन 22. अब ये क्वेश्चन भी एक्चुअली हमने थ्योरी क्लासेस में किया था. अगर आपको याद होगा तो हमने वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g विथ अल्टीट्यूड विथ डेप्थ विथ लैटिट्यूड. तो ये क्वेश्चन वेरिएशन ऑफ g विथ लैटिट्यूड का है. द एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स.
and the equator is GP and GE respectively. If the earth is a sphere of radius RE and rotating about its axis with angular speed, then GP minus GE is given by R ओमेगा स्क्वायर आता है वो, ऑप्शन नंबर डी है। जिनको याद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू शुड नो जी थीटा मतलब एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी एट लैटिट्यूड थीटा। लैटिट्यूड पता है ना, लैटिट्यूड पता है आपको? यस, हमारे सिटी का लैटिट्यूड कितना है? 20 पॉइंट समथिंग। तो लैटिट्यूड मतलब कि आप इक्वेटर से कितना ऊपर हो, नॉर्थ में हो या कितना नीचे मतलब साउथ में हो। तो दिस इज इक्वेटर, और कोई भी एक लोकेशन अगर है तो उसका विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर जो एंगल होता है उसको आप बोलते हो लैटिट्यूड। तो जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो तो लैटिट्यूड बढ़ता है, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बढ़ता है, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल्स। बट इन एनी केस वेरिएशन ऑफ लैटिट्यूड, वेरिएशन ऑफ जी विद लैटिट्यूड इज गिवन बाय जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एट इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू होती है 0। Therefore g थीटा आई विल राइट डाउन g इक्वेटर। क्या बोलेंगे इसको? g इक्वेटर, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर 0 इज 1। सिमिलरली एट पोल्स थीटा इज 90। तो g थीटा को मैं लिखूंगा g पोल इक्वल टू r माइनस 0, क्योंकि कॉस स्क्वायर 90 इज 0। तो gp इक्वल टू g। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम 1 and 2, एक्चुअली शॉर्टकट मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये। तो देयरफॉर जीई इक्वल टू जी के यहाँ पे क्या लिखोगे? जीपी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। जी को वहां शिफ्ट कर दोगे तो जीपी माइनस जीई इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। हो गया, क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन नंबर डी। अब इतना करने की जरूरत इन रियलिटी नहीं थी, स्ट्रेट अवे है ये। जी इक्वेटर इज जीपी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सिंपल। तो जीपी माइनस जी कितना होता है? आर ओमेगा स्क्वायर। तो सीधा यही याद रखो, बेटर याद इसको ऐसा रखो, लेकिन अभी ठीक है, सॉल्व किया है तो कर ही लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी लेंदी क्वेश्चन, लेकिन इसको सिंपल बनाने का तरीका है। इट इज लेंदी क्वेश्चन बिकॉज ऑफ कैलकुलेशंस। A geosynchronous satellite, synchronous मतलब geosynchronous, time period is 24 hours, goes round the earth once in every 24 hours. What is the radius of orbit of synchronous satellite in terms of earth radius? Given mass of earth, given radius of earth, given g की वैल्यू, ये कुछ सब दिया है। आपको पूछा है ऑर्बिटल रेडियस कितना होगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो आइडिया ये है, we have this as earth. Let us say there is a satellite which is going around the earth in circular orbit. So the idea here is this, you already know center से लेके satellite तक distance is small r. So this distance is small r. यहां से यहां तक है कैपिटल R, यहां से यहां तक है h। कैपिटल R को RE बोला है, आई जस्ट कॉल दिस एज R। सिंक्रोनस सैटेलाइट का टाइम पीरियड दिया है 24 आवर्स। रेडियस ऑफ ऑर्बिट पूछा है, मतलब आपको स्मॉल r पूछा है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R। तो स्मॉल r इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R पूछा है। व्हाट विल बी योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? इफ यू नो टाइम पीरियड एंड इफ दे आर आस्किंग यू r, what is the relation that you use? T square is proportional to r cube. T square is proportional to r cube. To be precise, T square is equal to 4 pi square upon gm square नहीं आता है, gm होता है r cube। यहाँ तक क्लियर? अब आपको रेडियस ऑफ अर्थ तो दिया ही है और आपको पूछा है स्मॉल r लिखो इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो तुम एक काम करो, स्मॉल r फाइंड कर लो, उसको रेडियस ऑफ अर्थ से डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको स्मॉल r इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए? रेडियस ऑफ अर्थ। तो स्मॉल r फाइंड करना पड़ेगा हमको, क्योंकि स्मॉल r ही चाहिए इन टर्म्स ऑफ
रेडियस ऑफ अर्थ। तो स्मॉल आर फाइंड करेंगे, उसको किससे डिवाइड करेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ से। तो यहां से आर क्यूब विल बी इक्वल टू जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। और ये पता होना चाहिए ये करेक्ट है, करेक्ट है ना, पक्का करेक्ट है ना कि जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर होता है। ये 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम होता है कि जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर होता है। हाँ, तो वहां पे गलती हुई तो कैलकुलेशन सब गलत हो जाएंगे, तो दैट इज करेक्ट। हमने देखा भी था ये स्लोप होता है, इट इज स्लोप, बिकॉज अगर आप टी स्क्वायर वर्सेस आर क्यूब प्लॉट करते हो तो इट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड दिस टर्न्स आउट टू बी स्लोप। एम इज मास ऑफ अर्थ। जो ऑब्जेक्ट रोटेट होता है उसका मास नहीं होता है, जिसके अराउंड रोटेट होता है उसका मास होता है। क्लियर। अब मुझे आर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, क्यूब रूट लूंगा। तो यू विल टेक क्यूब रूट, तो जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर रेज टू 1/3, रेज टू 1/3 क्यूब रूट लोगे। बहुत लेंदी है क्योंकि जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, फिर एम की वैल्यू 5.98 इंटू 10⁻24, फिर टी 24 आर, आर को कन्वर्ट करोगे सेकेंड्स में, आर इंटू मिनट, मिनट इंटू सेकेंड। तो टी की वैल्यू 24 आर इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड, 86,400 आता है ये, राइट। और उसका स्क्वायर करोगे और उसका क्यूब रूट लोगे, तो दिस टर्न्स आउट टू बी वेरी वेरी लेंदी। इसलिए ना एक कैलकुलेशन मैंने करके रख दिया, लेकिन वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के लिए ही है, टाइम पीरियड 24 आवर्स और मास ऑफ अर्थ, कोई और प्लैनेट भी नहीं चलेगा। तो उस केस में ये वैल्यू आती है 4.21 इंटू 10⁻7 मीटर। तो ये वैल्यू याद रख लो अब। तो इन दिस केस दिस वैल्यू इज 4.2 इंटू 10⁻7, मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस होना चाहिए 4.21 इंटू 10⁻7 मीटर। गुड। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर नाउ, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होगा कैलकुलेशंस में। अब हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 4.2 इंटू 10⁻7 मीटर। रेडियस ऑफ अर्थ भी दिया है, कितना दिया हुआ है, 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर, बराबर। आपको पूछा है व्हाट इज आर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर, तो क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे। तो 4.21 इंटू 10⁻7 अपॉन 6.37 इंटू 10⁻6, तो 10⁻7 और 10⁻6 कितना बचा, 10, और 4.21 अपॉन 6.37, 4.21 डिवाइड बाय 6.37, 0.6609। तो ये आ जाएगा स्मॉल आर बाय आर इक्वल टू 6.6, तो स्मॉल आर इक्वल टू 6.6 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर, 6.6 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगेन 6.6 टाइम्स ऑफ आर है, मतलब अर्थ के रेडियस से 6.5 गुना ज्यादा उसका ऑर्बिटल रेडियस है। इसका मतलब हाइट कितना हो गया, 5.6 आर। 6.6 आर कैसे लिखोगे, आर प्लस 5.6 आर, तो हाइट कितना है, 5.6 आर। इसका मतलब इट इज एट वेरी वेरी लार्ज हाइट। तो अगर जी का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा तो आर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है ये, 25th नंबर। A satellite is to be placed in an equatorial geostationary orbit around Earth for communication. The height of such satellite is, related question है ये। आपको इस बार सिर्फ क्या पूछा है, हाइट पूछा है, बराबर। वो तो मैंने आपको अभी भी बता दिया, 5.6 आर। The reason was the same behind telling you कि what will be the answer to it। फिर भी तुमको सॉल्व करना तो कर सकते हो। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम इंटू आर क्यूब। तो आर क्यूब इक्वल टू जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर। तो आर इक्वल टू जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर रेज टू 1/3। स्मॉल आर इज आर प्लस एच, ये तो तुमने अभी फाइंड किया, 4.21 इंटू 10⁻7।
तो h इक्वल टू 4.21 इंटू 10⁻⁷ माइनस r, और r की वैल्यू दी है यहाँ पे, कितनी दी देख लो क्वेश्चन में, 6400 किलोमीटर दिया हुआ है। तो 4.21 इंटू 10⁻⁷, 6400 किलोमीटर मतलब 6.4 इंटू 10⁻⁶, 6400 किलोमीटर का 10⁻³ और आ गया, तो 6.4 इंटू 10⁻⁶ हो गया। नहीं, जिनको ध्यान में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लोगे 10⁻3, इधर पॉइंट लगा दो 10⁻6, तो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन देयर। ओके, पक्का पक्का। अब एक काम करो, ये 4.21 है ना, इसको 42.1 लिखो इंटू 10⁻6 माइनस 6.4 इंटू 10⁻6। इससे क्या होगा कि 10⁻6 तुम कॉमन निकाल पाओगे, और फिर तुमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 42.1 में से 6.4, बराबर कि 35.7। तो 35.7 इंटू 10⁻6 क्या मीटर, तो 3.57 इंटू 10⁻7, 3.57 इंटू 10⁻7 मीटर आ गया हाइट। हो गया क्वेश्चन खत्म, ऑप्शन नंबर सी। ये एक मेथड है। आई विल टेल यू अगेन वन मोर मेथड। तो मेथड नंबर 2 भी एग्जिस्ट करता है। तो अभी अभी थोड़ा टाइम पहले आपने देखा स्मॉल r इक्वल टू 6.6 r, तो वेरी क्लियर ये होता है r प्लस एच, दैट इज इक्वल टू 6.6 r। तो h इक्वल टू 6.6 में से एक r गया, 5.6 r, तो 5.6 इंटू r, हाँ 6.4 इंटू 10⁻6, ये दिख ही रहा है आपको, 35 के आसपास ही आ गया वो आंसर, 35 के आसपास ही आएगा। तो अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं, एग्जैक्ट करना है तो एग्जैक्ट भी कर लो। सॉरी, 5.6 इंटू 6.4, मुझे याद नहीं है, आपको बताना चाहिए। 35.84, तो 35.84 इंटू 10⁻6 मतलब 3.58 इंटू 10⁻7, ठीक है, बराबर है। वो 3.57 था, इधर 3.58 आया, कोई ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, तो ये ज्यादा इजी है। यू जस्ट हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। जब तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब मैंने जानबूझ के बोला इसका मतलब हाइट कितना है, हाइट कितना है, 5.6 आर है। तो अब तुम्हारे पास दो मेथड है, या तो इससे सॉल्व कर लो या जो दूसरा मेथड बताया वहां से सॉल्व कर लो, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, mass m is divided into two parts xm and 1 minus xm. For a given separation, the value of x for which gravitational attraction between the two pieces becomes maximum is half. क्यों half? क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है। मैंने आपको बताया था, 2 बार सॉल्व किया था, और मैंने बताया था कि और 2 बार ग्रेविटेशन में आएगा, सेम क्वेश्चन है। वहां पे एक चार्ज था, उसके 2 पार्ट्स करते हो, यहाँ पे एक मास है, उसके 2 पार्ट्स करते हो। मैं बताता हूँ सॉल्यूशन, तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन व्हाट आई वांट दैट यू सेव टाइम इन एग्जाम, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। हमारे पास एक मास है कैपिटल M, इसके कर दिए हमने 2 पीसेस, एक है M1, दूसरा है M2, और इनको रख दिया हमने फिक्स्ड डिस्टेंस पे। फॉर अ गिवन, गिवन वर्ड जब यूज होता है ना, मतलब कांस्टेंट। फॉर अ गिवन सेपरेशन मतलब कांस्टेंट, तो डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट। ये मास है M1, ये मास है M2, और M1 प्लस M2 इज टोटल मास M, बराबर। इसका मतलब M2 विल बी इक्वल टू M माइनस M1। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं बताता हूं आपको, आई टेल यू व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस। फॉर अ गिवन सेपरेशन द फोर्स शुड बी मैक्सिमम। पहले तो ये बताओ कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर। अब इसमें से आपने बोल दिया कि गिवन सेपरेशन मतलब तुमने मास को, डिस्टेंस को कर दिया फिक्स कांस्टेंट, ये भी है कांस्टेंट। अब हमारे पास आ गए 3 वेरिएबल, क्योंकि क्या बोला है, फॉर अ गिवन सेपरेशन द फोर्स बिकम्स मैक्सिमम, मतलब फोर्स पहले मैक्सिमम नहीं था, तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है।
मतलब फोर्स तो एक वेरिएबल है, करेक्ट। दूसरा, तुम मास को स्प्लिट कर रहे हो, मेरे पास 10 किलोग्राम का मास है, तो मैं स्प्लिट कैसे कर सकता हूँ, 1 किलोग्राम, 9 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 7 किलोग्राम, मतलब m1 चेंज होगा तो m2 भी चेंज होगा। तो 3 वेरिएबल आ गए, एक हो गया फोर्स, एक हो गया m1, एक हो गया m2। हमको 2 ही चाहिए, क्यों 2 चाहिए, क्योंकि तुमको यहाँ पे मैथ्स लगेगा। देखो फिजिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैथ्स, फिजिक्स का प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम है मैथ्स का, क्योंकि यहाँ पे तुमको मैथ्स के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो बात ऐसी है, मेरे पास एक्सिस 2 ही है और मेरे पास वेरिएबल 3 है, तो मेरे पास 2 ही एक्सिस है, तो वेरिएबल भी 2 चाहिए। मैं यहाँ पे फोर्स प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ही प्लॉट कर सकता हूँ, या तो m1 या तो m2। अब चॉइस आपका है, मैं m1 प्लॉट करने वाला हूँ, आपको m2 करना है, m2 करो। होता ये है, फिलहाल ये याद रखना, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। हमारे पास अगर ऐसा ग्राफ आया, तो इस ग्राफ का एक पीक वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन पे अगर मैं स्लोप लेता हूँ, स्लोप, स्लोप क्या आएगा, क्या आएगा, 0। क्यों, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो dy बाई डी एक्स, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है। तुम y2 माइनस y1 बोल रहे हो, कोई भी 2 पॉइंट लोगे तो y2 और y1 की वैल्यू सेम ही आएगी। तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगा, क्या आएगा, 0। स्लोप मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स, तो ये क्या आएगा, 0। मिनिमम पे भी यही होगा, सिर्फ फंक्शन के मैक्सिमम पे ऐसा होता है ऐसी बात नहीं है, मिनिमम पे भी यही होता है। तो इनफैक्ट मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, अगर मेरे पास फंक्शन ऐसा भी होता तो भी यहाँ पे स्लोप क्या आता, 0। तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो स्लोप इज dy बाई डी एक्स, डी बाई, तुम y पे क्या प्लॉट कर रहे हो, f, और x पे क्या कर रहे हो, m1। तो स्लोप एट दिस पॉइंट विल बी 0, df बाई dm1 विल बी 0। यहाँ तक क्लियर, राइट। लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन था उसमें वेरिएबल तो थे 3, तो मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे कितने चाहिए, 2। कौन से 2, f और m1। तो g m1, m2 को क्या लिखूंगा मैं, m माइनस m1 बाई r। अब देखो g कांस्टेंट है, यस, r कांस्टेंट है, यस, कैपिटल मास कांस्टेंट है, कैपिटल m तो कांस्टेंट है ना, टोटल मास तो 10 किलोग्राम, तो 10 ही रहेगा। स्प्लिट तो तुम कर रहे हो, 1 9 2 8 3 7, तो स्प्लिटिंग यू आर डूइंग, टोटल मास इज कांस्टेंट। मतलब अब इस इक्वेशन में सिर्फ फोर्स और m1 आर दीज टू वेरिएबल, राइट। और कंडीशन क्या मिल गई मैक्सिमम के लिए, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m1 इज 0। तो डेरिवेटिव ऑफ फोर्स निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू m1 और इक्वल टू 0 बोल दो। व्हाट इज फोर्स का फॉर्मूला अभी बनाया तुमने, जी m1 m माइनस m1 बाई आर स्क्वायर, और दिस शुड बी इक्वल टू 0। कांस्टेंट है g बाय आर स्क्वायर, डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव ऑफ m1, m1 इंटू m माइनस m1 इंटू m1, m1 स्क्वायर इक्वल टू 0, ये उधर जाके 0। फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म इक्वल टू 0। क्लियर, इसमें से कांस्टेंट कौन है, तो m आ जाएगा बाहर, और dm1 बाई dm1 हो जाएगा 1। यहाँ तो कोई कांस्टेंट नहीं। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ m1 स्क्वायर, तो 2m1 इक्वल टू 0, ये हो गया कैंसल। तो आपको m क्या मिल गया, 2m1। तो m1 क्या मिल गया, m बाई 2। लेकिन इन्होंने पता क्या बोला है, इन्होंने क्या बोला है, देखो क्या बोला है, xm। हमको क्या मिल गया, m बाई 2, इन्होंने क्या बोला है, xm। तो x की वैल्यू क्या आ गई, हाँ, तो therefore x इक्वल टू 1 बाई 2, एंड ऑफ द स्टोरी। m बाई 2 मतलब x इक्वल टू हाफ, x की वैल्यू चाहिए थी ना। ये मेथड 1 है, ये मेथड नंबर 1 है, और यही हमने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वहां पे भी मैंने 2 मेथड बताए थे, यहाँ पे मैं 2 मेथड बताऊंगा। मेथड नंबर 2, टेल मी एनी नंबर लेस देन 10, ऐसा कुछ नहीं लेस देन 10, तुम चाहो तो मुझे 1000 भी बता सकते हो, लेकिन टाइम वेस्ट होगा हमारा। लेस देन 10 एंड इवन 8, चलो 8, टोटल मास ले लेते हैं 8, और हम स्प्लिट करेंगे अब m1 m2। अब आपने बोला डिस्टेंस फिक्स है, जी तो कांस्टेंट ही है, तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, m1 इंटू m2 पे।
मतलब जब M1 M2 का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा। मैंने एक काम किया, इसको 1 बोल दिया और 7 इसको दे दिया, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2, तो कितना आएगा फोर्स 7 इंटू सम कांस्टेंट, ऑफ कोर्स मैं कांस्टेंट लिख नहीं रहा हूं, 2 6 कितना आएगा 12 3 5 15 4 and 4 16, फिर 5 3 5 3 5 और 3, फिर वापस से ये 15, तो सबसे ज्यादा किधर आया 16। उसके बाद क्या आएगा 6 2, फिर कितना हो जाएगा 7 1 7। तो मैक्सिमम फोर्स कब आ रहा है 4 और 4, मतलब जब आपने M1 और M2 को टोटल का क्या ले लिया हाफ, लेकिन M1 बोला कितना था XM और आया कितना M/2, तो X की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो ये मेथड से भी तुम सॉल्व कर ही सकते हो, और ये सेम मेथड मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सिर्फ वहां पे मास यहाँ पे था चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, so I repeat again, this example is just for you to understand the force will be maximum when you have two equal masses। अगला क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी है बट वेरी गुड क्वेश्चन। Four particles of masses m, 2m, 3m, 4m are kept in sequence at the corners of a square of side A. The magnitude of gravitational force acting on a particle of mass m placed at the center of the square will be। एक सेम टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, वो ट्राइंगल के लिए था, इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए। तीनों वर्टेक्स पे सेम मास था, सेंटर पे कुछ भी हो, टोटल फोर्सेस 0 एट द सेंटर। फिर मैंने बोला था कि सेम विल बी ट्रू फॉर स्क्वायर इफ ऑल द मासेस एट द वर्टाइसेस आर सेम, राइट। तो टोटल फोर्स एट द सेंटर इज 0। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे जो मासेस है वो सेम नहीं है, m है, 2m है, 3m है और 4m है, और सेंटर पे एक मास है m। तो यहाँ पे टोटल फोर्स एट द सेंटर तो 0 होगा नहीं, तो कितना होगा वो देखते हैं। तो स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो फिर यू शुड नो व्हाट इज लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, √2 L, L इज साइड लेंथ, इन्होंने A बोला है उसको, तो हम A बोलेंगे। ये आ गया आपके पास स्क्वायर, वर्टेक्स यहाँ पे मास m, तो सेंटर में भी मास m, मैं सेंटर वाला ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे मास 2m, ये मास 2m है। अगले वर्टेक्स पे मास 3m है, उसके अगले वर्टेक्स पे मास 4m है। So that is the situation. You have mass m at vertex A, you have mass 2m at vertex B, you have mass 3m at vertex C, and you have mass 4m at vertex D. And center मतलब point where two diagonals meet. तो यहाँ पे भी एक मास है m, और सेंटर को मैं नाम देता हूँ O, दिस इज m। यहाँ तक क्लियर। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए, अगर ये A है तो ये भी A है क्योंकि स्क्वायर है, और डायगोनल है √2a, क्योंकि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, तो √2a। तो सेंटर से हर वर्टेक्स है a/√2 पे, क्योंकि यहां से यहां तक कितना है √2a, फिर आधा मतलब √2a/2, तो a/√2। इसका मतलब ये जो सारे डिस्टेंसेस है सेंटर से लेके तो चारों वर्टेक्स, मतलब ROA, ROB, ROC, ROD, ये चारों के चारों है a/√2, राइट। देन हमको फाइंड करना है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास एट द सेंटर, नेट फोर्स। तो पहले तो फोर्सेस का डायरेक्शन अच्छे से समझ लो। मैंने ग्रेविटेशन में आपको हर बार बताया, या तो आप सारे फोर्सेस आउटवर्ड्स दिखाओ या सारे के सारे इनवर्ड्स दिखाओ। तो ये जो फोर्स है किस पे है, ए पे, ROA, फोर्स एक्टिंग ऑन O ड्यू टू A, इसका डायरेक्शन क्या है आउटवर्ड्स है। फिर फोर्स एक्टिंग ऑन O ड्यू टू B, ये भी क्या है आउटवर्ड्स है। दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन O ड्यू टू B, बराबर। फिर यहाँ पे आपके पास आएगा
फोर्स एक्टिंग ऑन ओ ड्यू टू सी। एक्चुअली जो डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ये यहाँ पे m था, यहाँ पे m था, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर। यहाँ पे 2m है, यहाँ पे m है, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 2m स्क्वायर। तो ये जो डायग्राम से मैं बाद में ड्रॉ करूंगा फोर्स, सिर्फ बताने के लिए था, डायरेक्शन बताने के लिए था, और इट वाज एसेंशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो अब सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ओ ड्यू टू ए। जी m1 m2, m1 इज m, m2 इज ऑल्सो m। तो m स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है a बाय रूट टू, इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये रूट टू का स्क्वायर 2 जाएगा ऊपर, तो 2 जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मैं इसको फिलहाल बोल देता हूँ एफ। जो सबसे छोटा फोर्स होता है उसको मैं एफ बोलूंगा। क्यों? क्योंकि सब में कॉमन आएगा। अब देखोगे कॉमन कैसे आएगा। एफ ओ बी इज जी मास एट ओ, मास एट बी, मास एट बी इज 2m, तो 2 जी एम स्क्वायर बराबर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो a बाय रूट टू का स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर 2, ऊपर जाके 4, मैं नहीं लिखने वाला 4, मैं लिखूंगा 2 जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2f। तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। सबसे छोटे फोर्स को f बोल देना। ये छोटे छोटे ट्रिक्स है दैट यू विल लर्न while सॉल्विंग क्वेश्चंस। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुमको क्लियरिटी मिलेगा कि सिंप्लीफाई कैसे करना है। अब अगर इतना क्लियर है 3f बराबर, कैसे? मैं एक बार और बता देता हूँ कैसे। जी m1 m2, m1 कितना है, m2 कितना है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, a बाय रूट टू का स्क्वायर इज हो गया ऊपर, तो 3 GM स्क्वायर, यहाँ पे 2 अपॉन ए स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 3f। सिमिलरली फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी विल बी 4f। वेरी गुड। अब देखो आपको दिख रहा है, एक f है, दूसरा 2f है, तीसरा तीसरा 3f है, और देन 4f। अब ड्रॉ कर लो। अब ये आ जाएगा फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, फिर आ जाएगा फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी डबल, फिर आ जाएगा फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी ट्रिपल कंपेयर टू फर्स्ट बराबर। then you will have force on O due to D, that is quadruple 4 times, और इसको अपोजिट है वो। तो मैं जानबूझ के स्केल पे ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि आई वांट, देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट दैट यू विल लर्न फ्रॉम दिस। ये O है, ये A है, उसके बाद ये B है, then this is C, and here you have D, here you have D। so this is force on O due to D, this is force on O due to C, this is force on O due to B, and there you have force on O due to A। कम से कम दो दो अपोजिट है, तो अपोजिट फोर्सेस में क्या होता है, कैंसलेशन, माइनस माइनस। तो आपके पास दो चॉइस है। अब आपके एक्चुअली दो चॉइस है, या तो एफ ओ बी और एफ ओ डी को पहले सॉल्व कर लो, या फिर ये दोनों परपेंडिकुलर भी है, एफ ओ बी और एफ ओ ए क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दो परपेंडिकुलर फोर्सेस का रिजल्टेंट पता है तुमको, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर स्क्वायर। तो देयर आर टू ऑप्शंस दैट यू कैन टेक, या तो दो अपोजिट फोर्सेस को माइनस कर लो और बाद में रिजल्टेंट फाइंड करो, या फिर दो परपेंडिकुलर फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लो। एफ ओ ए और एफ ओ बी का रिजल्टेंट निकालो कि कहाँ जाएगा, ऊपर। एफ ओ सी और ओ डी का निकालो कहाँ जाएगा, नीचे। उनको सॉल्व करो फिर। आई विल गो फॉर अपोजिट फोर्सेस क्योंकि ज्यादा इजी है, हमको वैल्यूज पता है। ये एफ है, ये 2f है, ये 3f है, और ये 4f है, तो वैल्यूज पता थी इसलिए इंपॉर्टेंट है ये 4f है। उसके बाद एफ ओ बी कितना है, 2f है, तो डेफिनेटली 4f माइनस 2f इज 2f, और डायरेक्शन इज अलोंग द ओडी। ये कितना है 3f, और ऊपर कितना है f, तो 3f माइनस f इज 2f, डायरेक्शन इज अलोंग ओ सी। तो ये सब सॉल्व करने के बाद तुमको मिल जाएगा एफ
FOA और FOC का रिजल्टेंट, हाँ कितना है 2F, और FOB और FOD का रिजल्टेंट कितना है 2F, और ये दोनों एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर। मैं इसको नाम दे देता हूँ F1, इसको देता हूं मैं F2। तो F2 क्या है, F2 इज रिजल्टेंट ऑफ FOA एंड FOC, OA एंड OC। F1 is resultant of FOB and OD, FOB and FOD, बराबर। ये दोनों क्या है फिर 2F है, ये कितना है 2F है, ये कितना है 2F है। दो इक्वल वेक्टर्स जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट क्या होता है पता है, √2F, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर √2a²। तो ये दोनों इक्वल तो है, इक्वल है कि नहीं। तो व्हाट इज द फाइनल रिजल्टेंट FR इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1² प्लस F2²। तो आ जाएगा FR इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2F² प्लस 2F², मतलब 2 टाइम्स ऑफ 2F²। 2F² का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2F, 2F² का रूट कितना आएगा 2F, और कौन बच गया, हाँ तो कितना आ गया 2√2F, तो 2√2F, लेकिन F तुमने पहले ही फाइंड करके रखा है 2gm² तो 2gm²/a², 2 into 2 4, तो 4√2gm²/a², 9 नहीं है वो a है a², तो 4√2gm²/a², 4√2gm²/a², ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इजी है। Acceleration due to gravity on moon is 1/6 of acceleration due to gravity on earth. If the ratio of densities of earth, लिखा earth है, बोला earth है, लिखा moon है, उल्टा कर दिया ये earth होना चाहिए, इधर moon होना चाहिए। तो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड मून इज 5/3, 5/3 दिया है वहां पे। रेडियस ऑफ मून इज RM in terms of RE will be, तो रेडियस ऑफ मून RM in terms of RE, मतलब in terms of रेडियस ऑफ अर्थ कितना आएगा। सबसे पहले तो क्योंकि आपको एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी का इंफॉर्मेशन दिया है gm/r², लेकिन मास नहीं बताया, डेंसिटी बताया। क्या बताया, डेंसिटी। तो फिर डेंसिटी के टर्म में लाओ, व्हाट इज मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बराबर, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। व्हाट इज वॉल्यूम, 4/3 πr³, 4/3 πr³, तो r² और ये क्यूब कैंसल, बराबर। तो G इज प्रोपोर्शनल टू r⁻। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है। हमको फाइंड क्या करना है, कैपिटल R। क्या फाइंड करना है, तो कैपिटल R इज प्रोपोर्शनल टू G/ρ। किसका R फाइंड करना है, मून का। तो R मून अपॉन R अर्थ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G, तो G मून अपॉन G अर्थ, और इनवर्स रो, तो रो अर्थ अपॉन रो मून। लेकिन गिवन में आपको क्या बोला, आपको बोला है G मून इज G अर्थ/6, बोला ना 1/6 बोला ना, यस। तो G मून बाय GE 1/6, और डेंसिटी तो आपको दिया है, डेंसिटी ऑफ अर्थ अपॉन डेंसिटी ऑफ मून कितना है 5/3, वो तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे। Therefore RM/RE ये कितनी वैल्यू है 1/6, ये कितनी वैल्यू है 5/3, मतलब कितना आ गया 5/18। तो R मून इज 5/18 टाइम्स ऑफ R अर्थ, 5/18, ऑप्शन नंबर A, डन। So that's it for today.